Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution. I welcome you all. In today's session, we are going to read the summary of the chapter, The Interview. This is the second part of the chapter, so before proceeding with the video, please watch part 1 of the chapter so that you understand it in a better way. तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ सेलिब्रिटीज के और कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट लोगों के इंटरव्यू के बारे में ओपिनियन पढ़े थे। कुछ लोग इसे बहुत ही बुरा मानते थे और कुछ प्रोमिनेंट लोगों ने तो इसे एक फिजिकल असल्ट की तरह बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक इमोरल क्राइम है और इंटरव्यू लेने वाले को पनिशमेंट दे देनी चाहिए। पर कुछ लोग इंटरव्यू को बहुत अच्छा मानते थे और कहते थे कि इंटरव्यू जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही एक्सीलेंट मीडियम होता है। तो आइए हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें इंग्लिश समरी के साथ साथ इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टर इको who is being interviewed by Mukund Padmanabhan from The Hindu। तो इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो बेसिकली एक इंटरव्यू है और ये इंटरव्यू लिया गया था मुकुंद पद्मनाभन द्वारा, जो कि द हिंदू, जो कि एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, उसमें काम करते थे। और इन्होंने इंटरव्यू लिया था अम्बर्टर एको का। ना हु इज अम्बर्टर एको? अम्बर्टर एको वॉज अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। तो वो इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में प्रोफेसर थे। Eco is a renowned scholar who is known for his ideas on semiotic, the study of sign, literary interpretation, and medieval aesthetic। तो अम्बर्टर इको जो है एक बहुत ही फेमस रिनाउंड यानी फेमस स्कॉलर थे यानी विद्वान थे और वो फेमस थे सेमियोटिक पर अपने आइडियाज के लिए। सेमियोटिक मीन्स द स्टडी ऑफ साइन। इसमें कुछ साइन और कुछ सिंबल्स की स्टडी की जाती है। हर साइन और सिंबल का अपना एक मीनिंग होता है, लोग उसे कैसे समझते हैं ये उसकी स्टडी किया करते थे। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, जो लिटरेरी थिंग्स होती थी मतलब जो राइटिंग्स होती थी उसको इंटरप्रिटेट करते थे। एंड मिडवल एस्थेटिक, मिडवल यानी कि एंशियंट और मॉडर्न के बीच का जो टाइम होता है उसे मिडवल बोलते हैं। एंड एस्थेटिक इज रिलेटेड टू ब्यूटी एंड नेचर। तो मिडवल हिस्ट्री से रिलेटेड ब्यूटी एंड नेचर को वो स्टडी किया करते थे। He is also an author who has an array of works ranging from literary fiction, academic text, essay, children's book and newspaper articles। वो एक ऑथर थे और उनके पास जो है काम की एक वाइड रेंज हुआ करती थी। जैसे कि वो क्या क्या लिखते थे, लिटरेरी फिक्शन यानी नॉवल लिखा करते थे, फिक्शंस लिखा करते थे वो। एकेडमिक टेस्ट, एकेडमी से रिलेटेड टेक्स्ट लिखा करते थे, एस्से लिखा करते थे और बच्चों की बुक्स लिखते थे और साथ ही साथ में न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिखा करते थे। He rose to prominence with his work The Name of the Rose, which sold a staggering 10 million copies। और वो प्रसिद्धि की ऊंचाई पर पहुंच गए थे इसकी वजह से, अपने नॉवेल द नेम ऑफ द रोज की वजह से, जिसकी लगभग 10 मिलियन कॉपीज जो हैं वो सोल्ड की गई थी। Eco's view on his philosophical interest and interstices। फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट यानी दार्शनिक हित एंड इंटरस्टिटीज मतलब होता है गैप या स्पेस बिटवीन थिंग्स। The interviewer Mukund Padmanabhan quotes David Lodge, an English novelist who had expressed astonishment at Umberto Eco's varied and sizable work। Varied मतलब different and sizable यानी कि बहुत बड़े बड़े। तो इंटरव्यूअर मुकुंद पद्मनाभन डेविड लॉज की, जो कि एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे, इंग्लिश में नॉवेल लिखा करते थे, उनकी बात को बताते हैं कि डेविड लॉज कहते थे कि उन्हें बहुत एस्टोनिशमेंट यानी कि आश्चर्य होता है एट अम्बर्टर इकोज वेरीड एंड साइजेबल वर्क। अम्बर्टर इको ये जो बहुत बड़े बड़े और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो काम करते हैं, इस पर उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि वो ये काम कैसे कर लेते हैं। Umberto Eco says that this is a delusive impression about him because he has always been doing the same thing by writing the same philosophical and ethical ideas in different genres। अब अम्बर्टो इको कहते हैं कि ये उनके बारे में एक भ्रम है, बिकॉज क्योंकि he has always been doing the same thing,
वो ये कहते हैं कि वो हमेशा एक ही चीज करते हैं। क्या? बाय राइटिंग सेम फिलोसॉफिकल एंड एथिकल आइडियाज। फिलोसॉफिकल मतलब दार्शनिक, एंड एथिकल यानी कि नैतिक। तो कह रहे हैं कि वो हमेशा एक ही टॉपिक यानी कि फिलोसॉफिकल एंड एथिकल आइडियाज पर ही लिखते हैं, लेकिन जो उनका लिखने का जो जॉनरा है, जो उनकी लिखने की शैली है, वो बिल्कुल अलग अलग होती है। Eco discloses his secret of producing such voluminized work. He utilizes the empty space, that is, the shortest space between two different work. अब एको बताते हैं कि ये जो बहुत बड़े बड़े काम वो करते हैं उसका क्या सीक्रेट है। वो कहते हैं कि वो एम्प्टी स्पेस को यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं कि जब दो कामों के बीच में जो टाइम गैप होता है, जो शॉर्ट गैप होता है, वो उसका यूज करते हैं। मतलब जब वो दो काम कर रहे होते हैं और उसके बीच में जब उन्हें थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो उसमें भी वो कोई काम करने लग जाते हैं। इस वजह से वो बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। ही कॉल्स द एम्प्टी स्पेस इंटरस्टिटीज, और वो इस एम्प्टी स्पेस को इंटरस्टिटीज कहते हैं। एकोस इंटीमेट एंड प्लेफुल स्टाइल। इंटीमेट मतलब होता है वेरी क्लोज रिलेशन, और प्लेफुल मतलब होता है फन हैविंग, यानी समथिंग डूइंग इन फन। द इंटरव्यूअर क्वेश्चंस हिम about his playful and personalized style of writing, which is quite different from the dull and drab style adopted for writing academic work. तो जो इंटरव्यूअर हैं अब उनसे क्वेश्चन करते हैं कि नॉर्मली जो एकेडमिक वर्क होते हैं, जो एकेडमिक के लिए जो भी चीजें लिखी जाती हैं, वो बहुत ही डल और बोरिंग से होते हैं, लेकिन उनका जो राइटिंग स्टाइल है एकेडमिक वर्क के लिए, वो इतना प्लेफुल और इतना पर्सनलाइज कैसे है, मतलब वो इतना अच्छे से और इतना फन हैविंग कैसे लिख लेते हैं। At this, Umberto Eco replies that he learned this style of writing when he was 22 years of age. तो अम्बर्टो इको इस पे कहते हैं कि उन्होंने ये स्टाइल तभी सीख लिया था जब वो 22 years के ही थे। At that time, he has presented his first doctoral dissertation in Italy. तो कह रहे हैं कि उसी समय जो है उन्होंने अपना पहला डॉक्टोरल डिसर्टेशन इटली में प्रेजेंट किया था। डॉक्टोरल डिसर्टेशन का मतलब जब डॉक्टरेट करने के लिए जो रिसर्च सबमिट की जाती है। तो कह रहे हैं कि उस समय उन्होंने अपना पहला डॉक्टोरल रिसर्च इटली में प्रेजेंट किया था। His professor was impressed because had included his trial and error in it. और जो उनके प्रोफेसर थे वो उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे क्योंकि उन्होंने अपने रिसर्च में ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज किया था। He had told the story of his research. और उन्होंने अपने रिसर्च की स्टोरी उसमें लिखी थी, मतलब उन्होंने पूरा नरेट किया था कि उन्होंने रिसर्च अपनी कैसे कंप्लीट की है, उसे एक नरेशन के वे में लिखा था। At this stage, Umberto Eco remembers his friend Ronald Barthes, an essayist who died frustrated because he could not fulfill his wish of being a creative writer. तो यहाँ पर अम्बर्टर इको अपने फ्रेंड रोनाल्ड बाथ को याद करते हैं जो कि एक एसेइस्ट थे, मतलब एसेज लिखा करते थे, और इस फ्रस्ट्रेशन में ही उनकी डेथ हो गई थी कि वो एक क्रिएटिव राइटर नहीं बन पाए थे। एस्से राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग बहुत ही डिफरेंट होता है। एस्से पे एक टॉपिक होता है जिसमें पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, फिर उसके जो मेन मेन बातें होती हैं वो बताई जाती हैं, लास्ट में कंक्लूजन होता है। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल फ्री स्टाइल होती है। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में उनकी डेथ हो गई थी कि वो एक क्रिएटिव राइटर नहीं बन पाए। अम्बर्टर सेज दैट ही नेवर फेल्ट दिस फ्रस्ट्रेशन। अम्बर्टर कहते हैं कि उन्होंने कभी इस फ्रस्ट्रेशन को फील नहीं किया, as even his essay had a narrative aspect to them. वो कहते हैं क्योंकि उनके एस्से में ही नरेटिव एस्पेक्ट, मतलब वो कहानी की तरह अपने एस्से को लिखा करते थे। He says that he started writing novel by accident on a day when he had nothing to do. फिर वो आगे बताते हैं कि नॉवेल्स तो उन्होंने एक्सीडेंटली, मतलब अचानक से ही एक दिन लिखना शुरू कर दिया था जिस दिन उनके पास करने को कुछ नहीं था। They catered to his taste for narration, और इस तरह से उन्होंने अपने नरेशन के टेस्ट को तुष्ट किया। The phenomenal success of The Name of the Rose. The Name of the Rose उस नॉवल का नाम है जो अम्बर्टर इको ने लिखा था, एंड phenomenal मतलब unusual. Mukund Padmanabhan then states
that the name of the rose made him famous as a novelist, although he is an academician with over 40 works in non-fiction. अब मुकुंद पद्मनाभन कहते हैं कि द नेम ऑफ द रोज की सफलता ने उन्हें एक नॉवलिस्ट के रूप में फेमस कर दिया था, ऑल्दो ही इज एन एकेडमिशियन, जबकि वो एक प्रोफेसर थे, एकेडमी में काम करते थे और उन्होंने नॉन फिक्शन एकेडमिक वर्क किए हैं। नॉन फिक्शन मतलब जो रियल हो, फिक्शन मतलब कि जो रियल नहीं होते हैं, फिक्शंस होते हैं, पर उन्होंने ज्यादातर काम जो है वो नॉन फिक्शन के ऊपर किया है और लगभग 40 से ज्यादा वर्क उनके नॉन फिक्शनल थे। तो मुकुंद पद्मनाभन कहते हैं कि द नेम ऑफ द रोज की सफलता ने उन्हें एक नॉवलिस्ट के रूप में फेमस किया है, जबकि वो एक एकेडमी प्रोफेसर थे। Most people know Umberto Eco as a novelist, but he doesn't please him. ज्यादातर लोग अम्बर्टर इको को एक नॉवलिस्ट के रूप में, मतलब एक उपन्यास लिखने वाले के रूप में जानते थे, पर ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। He belongs to the academic community and participate in academic conferences. वो एकेडमिक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस मतलब कि जो मीटिंग हुआ करती थी एकेडमी से रिलेटेड और जो सम्मेलन हुआ करते थे उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे, उसमें वो जाया करते थे। ही राइट्स नॉवेल्स ओनली ऑन संडेज। वो नॉवेल्स केवल संडे को लिखा करते थे। मुकुंद, द इंटरव्यूअर आस्क हिम इफ ही इज सरप्राइज्ड बाय द स्टैगरिंग सक्सेस ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। फिर मुकुंद उनसे पूछते हैं कि क्या वो अपने इस नॉवेल द नेम ऑफ द रोज की बहुत ज्यादा सफलता से आश्चर्यचकित हैं। Umberto Eco says that he is not puzzled by its staggering sale figures. अम्बर्टर इको कहते हैं कि उनकी नॉवेल ये जो इतनी ज्यादा बिकी है, इसके फिगर देख करके उन्हें कोई भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। The only people who look at this in disbelief are journalists and publishers. तो कहने केवल जर्नलिस्ट और पब्लिशर मतलब जो प्रकाशक हैं और जो पत्रकार हैं, केवल वो ही लोग इसे डिसबिलीव से देख रहे हैं, मतलब उन्हीं को विश्वास नहीं हो रहा है। They believe that people like trash and don't like difficult reading experience. उनका ये विश्वास है, मतलब जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स जो है वो ये मानते हैं कि लोगों को केवल ट्रैश, ट्रैश मतलब गार्बेज, कूड़ा, केवल कूड़ा चीजें ही पढ़ना पसंद आती हैं एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, और उन्हें डिफिकल्ट रीडिंग का एक्सपीरियंस लेना पसंद नहीं है। द पीपल हु बॉट दिस बुक आर रीडर्स हु नॉट वांट इजी एक्सपीरियंसेस। फिर अम्बर्टो इको कहते हैं द पीपल हु बॉट हिज बुक, कि वो लोग जिन्होंने उनकी किताब को खरीदा है, आर रीडर्स, वो ऐसे रीडर्स हैं हु डू नॉट वांट इजी एक्सपीरियंस, जो इजी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं, मतलब वो कुछ ऐसी चीजें पढ़ना चाहते हैं जो सीरियस टॉपिक पर हो। He himself says that after working the whole day, he refreshes himself by watching light entertainment programs such as Miami Vice or Emergency Room after dinner. अब अम्बर्टर इको कहते हैं कि वो भी सारा दिन काम करने के बाद और रात में डिनर करने के बाद हल्के फुल्के टीवी सीरियल्स मियामी वाइस या इमरजेंसी रूम देखना पसंद करते हैं। मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम ये दो टीवी सीरियल हैं। मियामी वाइस फैशन और म्यूजिक से रिलेटेड है और इमरजेंसी रूम डॉक्टर्स की लाइफ से रिलेटेड है। तो कहना वो भी इसी तरह के टीवी सीरियल हल्के फुल्के देखना पसंद करते हैं। सिमिलरली एवरीबडी लाइक्स लाइट रीडिंग ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इसी तरीके से हर कोई जो है वो हल्का फुल्का पढ़ना पसंद करता है, मतलब हल्के फुल्के टॉपिक पे पढ़ना पसंद करता है, ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट, केवल एक निश्चित सीमा तक। As such, serious reading does have the capacity to draw people. फिर वो कहते हैं कि जो सीरियस रीडिंग होती है, मतलब जो गंभीर टॉपिक्स होते हैं, उसके अंदर लोगों को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी होती है। The medieval period to which this book belongs could have played a major role in its success. फिर अम्बर्टर इको कहते हैं कि ये बुक जो है मिडिवल पीरियड से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि यही उसके सक्सेस की सबसे बड़ी वजह हो। फॉर अम्बर्टर इको द सक्सेस ऑफ दिस बुक इज अ मिस्ट्री। अम्बर्टर इको के अनुसार इस बुक की जो सक्सेस है वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। His American publisher had told him that the book was not expected to sell more than 3,000 copies in a country.
तो अम्बर्टो इको के जो अमेरिकन पब्लिशर थे, उन्होंने एक बार उनसे कहा था कि इस बुक की जो है 3000 से ज्यादा कॉपी उनकी कंट्री में नहीं बिक पाएंगी, वेयर नो वन हैज सीन अ कैथेड्रल और स्टडीड लैटिन, क्योंकि वहां पर किसी ने भी कैथेड्रल भी नहीं देखा है। कैथेड्रल यानी चर्च, गिरजाघर, और किसी ने लैटिन भी नहीं पढ़ा है। इफ ही हैड रिटन इट 10 years earlier or 10 years later, it might have not been such a remarkable success story. फिर वो कहते हैं कि अगर उन्होंने 10 साल पहले या 10 साल बाद में इस बुक को लिखा होता, तो हो सकता है कि ये बुक इतनी ज्यादा सक्सेसफुल ना हो पाती। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आप लोग को समरी का सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में इस समरी का हिंदी ट्रांसलेशन दिया है, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट थॉरली, ताकि आपको समरी और अच्छे से समझ में आ जाए। So if you like my video, hit the like button. And if you have any doubt or any query, do write in the comment section. Thank you so much for watching my video.